Good evening, everybody, and welcome to Planet Gate Channel संकल्प गेट 2022 बैच नेटवर्क एनालिसिस। तो यार वापस आ गए हैं आपके लिए एक और जानदार शानदार जबरदस्त लेक्चर लेकर के अबाउट कनेक्शंस इन अ नेटवर्क। और कल मैंने आपको कुछ कनेक्शंस के बारे में बताया भी था, बेसिक से समझाया भी था। आज उसी को आगे लेके चलेंगे और बहुत ही बेहतरीन वे में इस टॉपिक को आज हम एंड करने वाले हैं बेटा। इसलिए जल्दी से सब लोग लाइक ठोक देंगे दबा के और शेयर कर देंगे ज्यादा से ज्यादा ताकि ज्यादा बच्चों तक ये बात पहुंच पाए। तो लेट मी स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ। माई नेम इज अंकित गोयल। आई गॉट AIR1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes and presently working as a director at an academy for GATE department. मेरे बारे में बेटा ये सब तो जानते हो, बट हमारे लिए मैटर क्या करता है? मैटर ये करता है बेटा, देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग डे एंड नाइट टू मेक स्टूडेंट्स लाइक यू सक्सेसफुल। कि जिसके पास रिसोर्स ना हो उस तक रिसोर्स पहुंचाना है, उस तक ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन नॉलेज पहुंचानी है और उस बच्चे को सफलता की सीढ़ी चढ़ाना है। इसके अलावा मेरे बच्चों, हमारे जो फ्री इनिशिएटिव है वो सिर्फ YouTube तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। उसके लिए आप अनअकैडमी ऐप भी डाउनलोड करो प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से, और फिर कोई भी फ्री इनिशिएटिव अगर एक्सेस करते हो तो उसे अनलॉक कर लेना यूजिंग द कोड अंकित ESE। इसके अलावा देखो, मेरी तो स्पेशल क्लासेस का एक ही अड्डा है यार, दैट इज tinyurl.com/Ankit ESE। अगर यहां जाओगे तो हमारी सारी स्पेशल क्लासेस पाओगे एक सिंगल लोकेशन पे, और अगर प्लस पे आओगे तो बेटा बिल्कुल अपनी सफलता की मंजिल तक पहुंच जाओगे, क्योंकि मिलेंगे इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर के लाइव क्लास कॉम्प्रिहेंसिव के साथ क्रैश कोर्स। और ना सिर्फ इतना, डेली असाइनमेंट, वीकली क्विज, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक, और कर दिए जाएंगे सारे डाउट्स क्लियर। और बेटा इतना ही क्यों, एक सब्सक्रिप्शन के अंदर सारे बैचेस, सारी ब्रांचेस, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, फाउंडेशन, प्लेसमेंट, इंटरव्यू, PSU, और कोई क्लास मिस हो जाए तो वॉच इट रिकॉर्डेड। इसके अलावा अगर 2 कदम और आगे जाना है तो भैया आइकॉनिक पे चले जाओ। आइकॉनिक में क्या मिल जाएगा? एक पर्सनल कोच जो बनवाएगा पूरा स्टडी प्लानर, टीचर्स कंडक्ट करेंगे आपके लिए स्टडी बूस्टर सेशन, टेस्ट का मिलेगा सेपरेट एनालिसिस, स्टडी मटेरियल एक्स्ट्रा मिलेगा भाई, और इसके अलावा एक डेडिकेटेड टीम जो क्लियर कर देगी सारे के सारे डाउट्स। तो अगर यहां पे आप कोड लगाते हो भाई अंकित ESE तो मिल जाएगा इमीडिएट शानदार एक 10% डिस्काउंट। बट सर आप तो YouTube पे सब पढ़ा रहे हो, हम लोग प्लस पे क्यों जाएं? बेटा प्लस पे इसलिए जाएंगे क्योंकि वहां पे कमिटमेंट पूरा किया जाएगा। सीरियस टीचिंग, सीरियस स्टूडेंट्स, कंटेंट, टेस्ट सीरीज, सब चीजें मिलेंगी बेटा, एक कंप्लीट पैकेज जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। YouTube पे सिर्फ हम दे पाएंगे आपको वीडियोस, बट अगर इससे और शानदार तैयारी करनी है, यानी अगर YouTube से अंडर 500 ला रहे हो और अंडर 100 जाना है, देन यू शुड गो फॉर प्लस। बट अगर रिकॉर्डेड कोर्सेज के लिए जा रहे हो भैया, GD PD के लिए, तो जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो? उससे बढ़िया क्या मिलेगा? YouTube। अब देखो यार, 28 तारीख को नया कॉम्बैट आ रहा है जिसके अंदर आपको 1.8 करोड़ तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो जल्दी से अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करेंगे, अंकित ESE कोड लगा के कॉम्बैट में एनरोल कर लेंगे ताकि ये स्कॉलरशिप का हकदार आप भी बन पाओ। और देखो हमारा नया बैच स्टार्ट हुआ यार, जिसमें कि मैं एनालॉग ले रहा हूं 17 मार्च से। विशाल सर लेके आने वाले हैं कंट्रोल सिस्टम फ्रॉम 31 मार्च, ठीक है। तो अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो गेट की तो बेटा आ जाइए, जुड़ जाइए, ताकि आप लोग बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स से बेहतरीन तरह से सीख पाए। इसके अलावा देखो अंकित ESE कोड लगाते हो तो 1 ईयर फीस होगा 27,225, 18 मंथ्स 34,650, 2 ईयर 39,600। 2 ईयर के लिए जाना बेटा पर मंथ कॉस्ट इज मिनिमम, और आपको विदाउट इंटरेस्ट EMI पे भी सब्सक्रिप्शन मिल सकता है। आइकॉनिक 1 ईयर 45,225, 2 ईयर 66,600, गो फॉर 2 ईयर और इंस्टॉलमेंट पे ले लो इफ यू कांट अफोर्ड इट, ताकि मल्टीपल एग्जाम क्रैक हो पाए। और ये है मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल, मुझे फॉलो कर लेंगे और यहां से आप मुझे, और फैजल बेटा बहुत जल्द बताएंगे कमिंग सून क्या है। कुछ हद तक आप लोग समझ गए होंगे ट्रेलर से, ठीक है। चलो, तो यार कल हम बात कर रहे थे
पैरेलल कॉम्बिनेशन की, राइट, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैंने आपको रेजिस्टेंस करा दिया था। अब हम बात करते हैं अगले एलिमेंट की जिसका डेरिवेशन मैंने आपको करके लाने के लिए बोला था भाई। क्या डेरिवेशन? इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। तो पहले इंडक्टेंस की बात कर लें भाई। इंडक्टेंस के अंदर अगर मैं दो इंडक्टर्स को पैरेलली कनेक्ट कर दूं तो हाउ विल आई शो देम? मैंने बताया था पैरेलल कनेक्शन का मूल मंत्र क्या है कि भैया डिवाइस के एलिमेंट के दोनों टर्मिनल आपस में अगर कनेक्टेड होंगे देन इट इज सेड टू बी इन पैरेलल, ठीक है। अब हमने बोला था ये होगा V, ये होगा I, यहां करंट दो हिस्सों में हो जाएगा डिवाइड, I1 एंड I2। अब इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद हमको क्या करना है भाई? इसके बाद हमें निकालना था इक्विवेलेंट इंडक्टेंस। तो हम क्या बोलते हैं कि KCL के हिसाब से बाय KCL I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं यहां पे कि DI बाई DT DI1 बाई DT प्लस DI2 बाई DT। अब देखो वोल्टेज पैरेलल में कॉमन होती है तो V होगा L1 DI1 बाई DT और यही होगा L2 DI2 बाई DT। वोल्टेज तो दोनों में बराबर ही आना है। तो DI1 बाई DT हुआ V ओवर L1, DI2 बाई DT हुआ V ओवर L2, ठीक है। तो DI बाई DT कितना हो गया भाई? ये हुआ V ओवर L1 प्लस V ओवर L2 और ये होना चाहिए V बाई L इक्विवेलेंट V ओवर L1 प्लस V ओवर L2, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे आएगा 1 बाई L इक्विवेलेंट इज 1 बाई L1 प्लस 1 बाई L2, ठीक है। यही रेजिस्टेंस में हुआ था और कल भी हमने यही देखा था जब सीरीज कनेक्शन की बात की थी कि रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस में सेम लॉ फॉलो होता है, सेम लॉ फॉलो होता है, ठीक है। अब इसके बाद देखो फॉर एन इंडक्टर इन पैरेलल, बेटा वो पूरा ट्रेलर देखो समझ जाओगे क्या आ रहा है। मेरे भाई तुमने बस लास्ट का देखा होगा इसलिए लग रहा है, एक बार वीडियो में पीछे जाके देख लो, पूरा ट्रेलर समझ आ जाएगा, है ना। यही तो होता है। तो जो रेजिस्टेंस के अंदर लॉ होता है वही लॉ किसके अंदर फॉलो होता है? एन इंडक्टर इन पैरेलल। अब इसके बाद क्या होगा भाई? इसके बाद आएगा इसके अंदर भी आपका करंट डिवीजन रूल, है ना, करंट डिवीजन रूल। अब करंट डिवीजन रूल के लिए आप क्या बोलोगे कि भाई सपोज टोटल करंट है I, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे? DI बाई DT इज V बाई L इक्विवेलेंट और DI1 बाई DT अगर पहले इंडक्टर का लोगे V बाई L1, तो DI1 बाई DT इज L इक्विवेलेंट बाई L1 DI बाई DT। सर ये क्या किया बेटा? L इक्विवेलेंट को लेफ्ट हैंड साइड ले जाके मैंने पुट कर दी है V की वैल्यू।
अगर डेरिवेटिव्स में ये रिलेशन है, दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो या फिर आप ऐसा कह सकते हो I1 इज 1/L1 by 1/L इक्विवेलेंट इंटू I। सिमिलरली I2 इज 1/L2, ठीक है, ओवर 1/L इक्विवेलेंट। तो देखो करंट डिवीजन में L की जगह 1/L यूज होता है। सीरीज के अंदर देखो, सीरीज के अंदर आपको क्या याद था कि आप क्या करते हो, जिस रेजिस्टेंस या इंडक्टर की वोल्टेज निकालते हो उसको ऊपर रखते हो, नीचे सबका सम। यहां रेजिस्टेंस और इंडक्टर की जगह उनके रेसिप्रोकल को रखा जाएगा। अब यहां पे ना अगर दो के लिए निकाल ही रहे हो तो ये वैल्यू सिंप्लीफाई होके ऐसे आ जाती है। अगर आपको रेजिस्टेंस के लिए चीजें याद है ना, तो इंडक्टर में तो घबराने की जरूरत नहीं है। और कैपेसिटर में क्या हो जाता है, कैपेसिटर में भैया रेसिप्रोकल पुट कर देते हैं, बस इतना ही तो फंडा है। अब देखो फॉर एन इंडक्टर इन पैरेलल, अगर एन इंडक्टर इन पैरेलल की बात होगी तो मैं कहूंगा भाई अगर किसी एक इंडक्टर में करंट निकालना है तो क्या करो, टोटल करंट 1/L के ओवर 1/L इक्विवेलेंट। अब 1/L इक्विवेलेंट कितना होगा, ये आ जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हुआ अंशुलभ किस तरह से करना है बेटा, ये चीज क्लियर हुई। चलो अब इसके आगे चलते हैं यार तीसरी डिवाइस की तरफ हमारी, जो कब से इंतजार में बैठी है कि मेरे बच्चे आएंगे उसका डेरिवेशन करके दिखाएंगे, दैट इज कैपेसिटेंस। और ईमानदारी से किया था ना घर पे काम, आलस मत दिखाना भैया यहां पे, है ना, आलस से काम नहीं चलेगा। और अब ये दिख रहा है भाई इस बार इंटरव्यूज देख के कितने बच्चे यूट्यूब से रैंक लेके आए हैं। तो बेटा अब तो और मेहनत होनी चाहिए जब आपको ये चीज दिख गई कि यूट्यूब से रैंक लाना मुमकिन है। बस बच्चे के अंदर ये काबिलियत होनी चाहिए, बच्चे के अंदर हुनर होना चाहिए कि भैया हम रैंक लेके आएंगे। ठीक है, आप यहां पे ये भी कह सकते हो करंट के साथ ना चाहे तो चार्ज दिखा दो कि भैया करंट का इंटीग्रेशन ही तो चार्ज है। अब देखो मैं क्या कहता हूं, पैरेलल में वोल्टेज तो सेम है, Q1 इज इक्वल टू C1V, Q2 इक्वल टू C2V। अब जैसे करंट में KCL लगता है ऐसे ही आप चार्ज ऐड कर दो, करंट का इंटीग्रेशन ही तो है। Q होगा C इक्वलेंट इंटू V। अब देखो इसके अंदर जो लॉ आया मेरे भाई वो रेजिस्टेंस का सीरीज वाला लॉ आ गया, समझ रहे हो, कैपेसिटेंस का पैरेलल इज इक्वल टू रेजिस्टेंस का सीरीज, रेजिस्टेंस का पैरेलल इज इक्वल टू कैपेसिटेंस का सीरीज, है ना। ये बात क्लियर हुई। अब यहां तक अगर हमारे पास आ गया तो मैं क्या बोलूंगा, फॉर n capacitors in parallel, n capacitors in parallel C equivalent ये आ गया भाई बेहतरीन तरीके से। और अगर पता है आप पूरा नेटवर्क देखते जाना, अभी तो आगे आगे ऐसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं जो मेजॉरिटी लोग बताते ही नहीं है। सही है, dv/dt करके भी कर सकते थे यार, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। I इक्वल टू सी इक्वलेंट dv/dt, I1 इज C1 dv/dt, I2 इज C2 dv/dt। dv/dt दोनों तरफ से कट जाता तो C1 C इक्वलेंट इज C1 प्लस C2 आ जाता, है ना। अब इसके अंदर मेरे भाई अगर करंट डिवीजन रूल पढ़ा जाए
अब इसके अंदर क्या बोलोगे यार, टोटल करंट इज आई, ठीक है, एंड आई इज, देखो यहां पे करंट से भी डिफाइन कर सकते हो या चार्ज से भी कर सकते हो, ठीक है। नाउ I1 इज C1 dV बाई डी टी। अब dV बाई डी टी कितना है भाई, ये है I बाय C इक्विवेलेंट। तो यहां से I1 आया C1 बाय C इक्विवेलेंट, तो C1 प्लस C2 था, है ना। सेम वे में I2 आएगा C2 बाय, और पता है आप सिमिलरली चार्ज के लिए भी रिलेशन लिख सकते हो कैपेसिटर के अंदर, Q1 इज C1। कभी मान लो EMT में जरूरत पड़ जाए या फिर आपको चार्ज निकालना पड़ जाए किसी भी सिचुएशन में, तो आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। ये बन गया चार्ज के लिए भी। फॉर n कैपेसिटर इन पैरेलल, फॉर n कैपेसिटर इन पैरेलल क्या होगा, n कैपेसिटर इन पैरेलल, q k is c k by sigma j is equal to 1 to n c j into q, ठीक है। चलो भाई, फाइनली सीरीज पैरेलल की मैंने सारी डेरिवेशन आपको करा दी गई है, सारी डेरिवेशन पे आपको करा दी गई है, ठीक है। चलो ये बात क्लियर है भाई, चलो, है ना। करंट से भी कर सकते हो कैपेसिटर में, लेकिन चार्ज का भी ख्याल रखना, क्योंकि कैपेसिटर EMT में कॉमन है, वहां चार्ज वगैरह के बारे में बात कर सकते हैं। अब एक काम करते हैं यार, तुम्हारी जिंदगी थोड़ी सी आसान करने के लिए क्यों ना समरी करा दी जाए, है ना। सही कह रहे हो, समरी ऑफ सीरीज एंड पैरेलल। n वाले रूल लिखवा रहा हूं, ठीक है। अगर n डिवाइसेस हैं, n एलिमेंट्स हैं, तब क्या होगा वो मैं लिखवा रहा हूं। आप भी ना अपनी कॉपी में कोशिश करो, अगर आप इसको हॉरिजॉन्टली लिख पाओ तो एक ही पेज में ना सीरीज पैरेलल सारा करा दूंगा। कैपेसिटर में क्या कर देते हैं सर, 1 बाय सी, आर एल की जगह 1 बाय सी, ठीक है। फिर वोल्टेज डिवीजन रूल आ जाता है, वी के इज आर के बाय सिग्मा जे इज इक्वल टू 1 to n आर जे इंटू टोटल वोल्टेज, ठीक है। इसके बाद पांचवा, इंडक्टेंस में अगर वोल्टेज डिवीजन लगाएं, kth इंडक्टर का वोल्टेज आप ना इसके नीचे ही लिखना, छठा रूल भी इसके नीचे ही लिखना, कैपेसिटर में C नहीं आता, 1 बाय C आता है, ठीक है। ये हो गया वोल्टेज डिवीजन रूल, ये क्या हो गया, वोल्टेज डिवीजन रूल। तो मैं तो देखो यही कहूंगा कि हर रूल जो है ना रेजिस्टेंस के लिए याद कर लो, और फिर ये देख लो कि इंडक्टर कैपेसिटर में कन्वर्जन कैसे। समझ में आ रहा है ना।
अब देखो करंट डिवीजन रूल आ जाता है। करंट डिवीजन में रेजिस्टेंस की जगह 1/R यूज होता है, ठीक है। जैसे कैपेसिटर का वोल्टेज डिवीजन होता है, ऐसे रेजिस्टर और इंडक्टर का करंट डिवीजन होता है। ये हुआ, ठीक है भाई, ये क्लियर हो गया ना। और देखो अगर आप लोग सीरियस तैयारी करोगे तो इस वाले चैप्टर के एंड में मैं आपको काफी सारे ना क्वेश्चन भी लगवाऊंगा बेसिक्स के, ताकि बेसिक देखो क्या होता है यार, नेटवर्क ना उसका स्ट्रांग नहीं है जिसको ये सब पता है, ये सब बच्चे बच्चे को पता है। नेटवर्क उसका स्ट्रांग माना जाता है जो इन चीजों को अप्लाई कर पाए, अप्लाई नॉट जस्ट इन एग्जाम, अप्लाई कर पाए किसी अदर सब्जेक्ट के अंदर। जैसे अब देखो अभी मैं क्या है प्लस पे एनालॉग पढ़ा रहा हूं। अब जो बच्चे नए एडमिशन लिए उन्हें ये सब रूल्स पता है, लेकिन एनालॉग में कैसे लगाना है वो पहचान नहीं पा रहे, तो ये प्रॉब्लम होती है। नेटवर्क स्ट्रांग तब है जब आप मशीन में, एनालॉग में, पावर सिस्टम में, इन सब में अगर ये रूल्स को आप कैरी ओवर कर पाओ, आप देख पाओ कैसे क्वेश्चन में वो बेसिक सी थ्योरम लग रही है, वो बेसिक सा सीरीज पैरेलल लग रहा है जो कि हम नेटवर्क में पढ़ के आए थे, तब हम ये कहेंगे कि हाँ भाई नेटवर्क बड़ा सॉलिड यार आपने पढ़ा है। लेकिन अगर जहां जरूरत पड़ी वहां फेल हो गया, सर हमें तो पहले से पता होना चाहिए, नोडल लगाना है सर या मैश लगाना है, आप बता दो हम कर देंगे, ऐसे थोड़ी ना। नोडल भी है आपके पास, मैश भी है, केसीएल भी है, केवीएल भी है, आगे चल के आपके पास थ्योरम्स भी होंगी। तो अब यही तो स्किल है ना, पहचानना क्या लगाना चाहिए। अगर बेटा मैंने पहले बता दिया यूजिंग नोडल एनालिसिस डू दिस, तो वो तो आगे मजदूरी है, वो थोड़ी ना ब्रेन है। अब देखो स्टार डेल्टा कन्वर्जन में क्या होता है यार, अगर 3 एलिमेंट्स, जैसे रेजिस्टेंस का एग्जांपल ले लेते हैं, इसको अगर ये वाई भी बोलते हैं और स्टार भी बोलते हैं, ठीक है, इस फॉर्म में लगे हों तो हमें इसे डेल्टा में कन्वर्ट करना होता है, या ये कह दो डेल्टा को स्टार में लाना होता है। ठीक है, अब आप कहोगे सर कनेक्शन कैसे है, देखो मैं बताता हूं। ये वाली नोड अगर x है, ये y है, ये z है, तो ये वाली x है, y है, z है। समझ गए किस तरह से ये तीनों सेम नोड के बीच में है, ये तीनों सेम नोड के बीच में है। किस पे एक सेशन बोल रहे हो बताओ, इस पे एक सेशन प्लीज। अरे मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि ये तुम्हें कोई टीचर सिखा देगा कि भैया कौन सा लॉ लगना चाहिए, तुमको रियलाइज करना है प्रैक्टिस करके कि क्वेश्चन को मल्टीपल मेथड से कर सकता था, लेकिन इसमें एक पर्टिकुलर मेथड शॉर्ट क्यों रहा, ये तुम्हें रियलाइज करना है बेटा। चलो अब देखो, अगर स्टार में आते हो तो देखो कैसे देखना है। आर जो है ना ये R1 R2 के बीच में आएगा, ध्यान से देखना, ये जो R है ये R1 R2 के बीच में आएगा, तो RA आप क्या लिखोगे, R1 R2 बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। सेम वे में देखो RB जो है R2 और R3 के बीच में है, R2 R3 बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। ये ना आपको याद करना है, डेराइव करने के लिए डेराइव कर सकते हैं बट इट्स नॉट एक्चुअली नीडेड। अब RC जो है वो R1 R3 के बीच में है, जिसके बीच में है ऊपर उनका प्रोडक्ट और नीचे तीनों का सम। समझे भैया,
जिनके बीच में लगा रहे हो उनका प्रोडक्ट और नीचे तीनों का सम। अगर उल्टा जाना चाहते हो, अब इसमें देखो क्या होता है ना, इसमें प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट होगा, एसओपी जिसे आप डिजिटल में कहते हो। दो के प्रोडक्ट का ना सम ले लो, आर ए आर बी आर सी बाय प्लस आर ए आर सी। अब देखो R1 यहां लगेगा, R1 ना ट्राइंगल का यहां पे आएगा, देखना। तो इसके अपोजिट कौन पड़ रहा है? RB। ये ब्रांच RA RC के बीच में जा रही है, तो अपोजिट क्या है? RB। तो यहां डिवाइड करोगे अपोजिट ब्रांच से। सेम वे में देखो R2 में इसमें न्यूमरेटर सेम रहता है। अब जल्दी से बताओ R2 के अपोजिट कौन सा रेजिस्टेंस है स्टार का? R2 के अपोजिट स्टार का कौन सा रेजिस्टेंस है? ये है R2, तो अपोजिट है RC। R3 RA RB प्लस RB RC प्लस RA RC डिवाइडेड बाय, अब R1 के अपोजिट सॉरी R3 के अपोजिट क्या है? RA। R3 के अपोजिट है RA। समझ आया ये रूल? जल्दी से बोलो। आपको ये रूल याद करना है। याद कैसे करोगे? देखो सबसे पहली बात, कभी कंफ्यूज हो जाओ तो ये ध्यान रखना, यूनिट ओम में आनी चाहिए, यूनिट ओम में आनी चाहिए। तो ये ओम स्क्वायर अपॉन ओम, ओम आ गया, ओम स्क्वायर अपॉन ओम, ओम आ गया। डेल्टा में देखते हैं जो रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहे हो उसके अपोजिट कौन है। डेल्टा में देखते हैं जो रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहे हैं उसके अपोजिट कौन था। स्टार में क्या देखते हो? किन दो के बीच में कनेक्ट कर रहे हो। जैसे RA को कनेक्ट किया R1 R2 के बीच में, तो यहां R1 R2 आया। अब ये R1 को हमने कनेक्ट किया RA RC के बीच में, तो अपोजिट था RB, तो इसके डिनोमिनेटर में RB आया। क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? अब एक चीज सोचो यार, हमें इंडक्टर कैपेसिटर के लिए तो करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे इंडक्टर कैपेसिटर में? हम इंडक्टर में रेजिस्टेंस को L से रिप्लेस कर देंगे और कैपेसिटर में क्या करेंगे? R को रिप्लेस कर देंगे 1/C से। तो ये वाला पॉइंट लिखना, we just have to memorize this conversion. We just have to memorize this conversion for resistance, and then we can replace R. We can replace R with L for inductance. Replace R with L for inductance and 1/C for capacitance. 1/C for capacitance. अच्छा, अब एक चीज देखना, if all resistances in delta are equal to R डेल्टा। ठीक है, अगर सारे R डेल्टा हैं तो देखना R डेल्टा इंटू R डेल्टा, R डेल्टा का स्क्वायर, R डेल्टा प्लस R डेल्टा प्लस R डेल्टा, दैट इज 3R डेल्टा। तो स्टार में रेजिस्टेंस कितना आता? R डेल्टा का स्क्वायर बाय 3R डेल्टा, तो R डेल्टा बाय 3। ठीक है, R डेल्टा बाय 3। अभिजीत, अगर R और L दोनों सर्किट में है बेटा, तो R और L आपस में कंबाइन नहीं हो सकते। R और L को आप कंबाइन कर सकते हो फ्रीक्वेंसी डोमेन में, जो AC में पढ़ते हैं। DC के अंदर R को अलग सॉल्व करना पड़ता है, L को अलग। वी कांट मर्ज द टू। ठीक है, और यहां से आप ये भी लिख सकते हो R डेल्टा इज 3 टाइम्स R स्टार। ये देखो, ये काफी क्वेश्चंस में काम आती है चीज। ये जो अभी लिखा है ना, R स्टार इज R डेल्टा बाय 3 और R डेल्टा इज 3 टाइम्स R स्टार, दिस इज वेरी वेरी यूजफुल इन क्वेश्चंस, इसीलिए याद रखना इसको, है ना। ये चीज बहुत अच्छे से याद करेंगे। तो ऐसे ही देखो, आप कैपेसिटेंस में और इंडक्टर में भी रिलेशन निकाल सकते हो। आप कह सकते हो L स्टार इज L डेल्टा बाय 3
और 1/c* इज 1/c डेल्टा बाय 3, या ये कह दो C* इज 3C डेल्टा। ठीक है, C में रूल उल्टा हो गया ना, यहां डिवीजन बाय 3 आ रहा था, C में मल्टीप्लीकेशन बाय 3 आ गया। क्लियर हुआ? ये याद रखना भाई, अगर आपको RLC में रूल को कन्वर्ट करना आता है तो आप R के लिए अगर रूल याद करते हो देन यू कैन डू इट फॉर एवरीथिंग। तो जल्दी से यार चैट में दिल बन जाने चाहिए अगर यहां तक कनेक्शंस वाला पार्ट आपको क्लियर है, बहुत बढ़िया तरीके से अगर क्लियर है तो दिल बन जाना चाहिए। इसी बात पे क्वेश्चन देखो, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। फटाफट बनाते चलेंगे यार, कम ऑन एवरीबॉडी, फटाफट आप सब लोग बनाएंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपने निकालना है। देखिए कौन जल्दी से जल्दी मुझे आंसर देता है। कल मैंने आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक शॉर्टकट भी बताया था। चलो भाई, नौजवान लोग हो तुम लोग लेकिन सुस्ती फैलाते हो। संजीत लिख रहे हैं 10। चलो देखते हैं, कल का शॉर्टकट याद है ना पैरेलल का, याद है? देखो यहां पे एक चीज देखो, ये एक टर्मिनल कॉमन और ये वाला टर्मिनल भी कॉमन। जब दो टर्मिनल कॉमन तो कनेक्शन कैसा हुआ? पैरेलल। अब आप लिखोगे 6 पैरेलल 12, 12 जो है 6 से 2 गुना है ना, तो 2 + 1 से डिवाइड किया 4। ठीक है, अब ये नेटवर्क कैसा बन जाएगा मेरे भाई? 6 और 12 मर्ज करने के बाद कुछ इस टाइप से 6 और 12 की जगह 1 आ जाएगा ना, 4 ओम का। अब ये देखो यहां पे एक ही नोड कॉमन है तो ये हो गए सीरीज। ठीक है, तो 4 और 4 सीरीज में आ गए तो कितना बन गया? 8। कितना बन गया मेरे भाई? 8। अब देखो 8 और 8 पैरेलल में आ गए, अगेन 2 नोड कॉमन है, एक ये और एक ये नीचे से, तो 8 और 8। अब 8 पैरेलल 8, ये तो 1 टाइम ही है ना इसका, तो 8/2। और ये तो आप याद भी कर सकते हो, इक्वल रेजिस्टेंस जब पैरेलल में होते हैं तो इक्विवेलेंट हाफ आता है। तो अब कैसा नेटवर्क बचा? ये 6 और इसके आगे ये 4। तो यहां से R इक्विवेलेंट क्या बना? 10 ओम। ठीक है, R इक्विवेलेंट इज 10 ओम। क्लियर हो गया ना किस तरीके से जाना है? तो मैं आपको यहां पे ये सिखाना चाह रहा हूं कि पहचानते कैसे हैं सीरीज पैरेलल। अगला देखो, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। वैल्यू नजर आ रही है ना? चलो मैं वैल्यू फिर भी थोड़ी सी हाईलाइट कर देता हूं। दिस इज 2 माइक्रोफैरेड, करो फटाफट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। चलो अभी आपको 2-3 चीजें और सिखानी है, बल्ब्स वाला कंसेप्ट बाकी है, वो देखेंगे। चलो बना दो यार। थ्री बाय 4। अभिनव फैजल कह रहे हैं 3/4, आदित्य गलत कह रहे हैं 4, विकास कह रहे हैं 10। विकास तो मेरे ख्याल से पिछले का आंसर दे रहे हैं। देखो जब 2 इक्वल कैपेसिटर सीरीज में आ जाएं, कैपेसिटर का जो सीरीज होता है वो रेजिस्टेंस के पैरेलल जैसा होता है। इट इज सेम एज 2 इक्वल रेजिस्टेंस इन पैरेलल।
तो मैंने अभी बताया जब दो रेजिस्टेंस बराबर बराबर पैरेलल आते हैं तो इक्विवेलेंट हाफ हो जाता है। तो यहाँ पे C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 2/2 1 माइक्रोफैरेड हाफ हो जाता है ना। तो अब यहाँ पे नेटवर्क कैसा बनेगा, देखो जो रेजिस्टेंस के पैरेलल का रूल है ना वो कैपेसिटर के सीरीज का होता है। अब आपको दिख रहा है दो दो टर्मिनल कॉमन है यहाँ पे, ये 1 और 2 में, 1 और 2 में दो टर्मिनल कॉमन है, तो दिस इज इन पैरेलल, दिस इज इन पैरेलल। अब अगर पैरेलल आ गया भाई तो रेजिस्टेंस सीरीज जैसा इसका कॉम्बिनेशन चलेगा, तो ये हो जाएगा 3 माइक्रोफैरेड। अब देखो ये सीरीज में आ गए ना, अब तो पहचान ले रहे होगे, एक ही नोड कॉमन है भाई, सीरीज है। अब सीरीज ऑफ कैपेसिटर इज सेम एज पैरेलल ऑफ रेजिस्टर। तो मैंने बताया था ना N पैरेलल R पैरेलल NR, क्या बताया था NR/N+1। तो ये कैपेसिटर के सीरीज में चल जाएगा। अब ये कैपेसिटेंस 3 गुना है तो बड़े वाले को पकड़ के तो 3/4 माइक्रोफैरेड। समझ में आया? जो फॉर्मूला मैंने आपको रेजिस्टेंस के सीरीज का बताया है वो कैपेसिटर के पैरेलल में लग जाएगा। तो आंसर विल बी 3/4। वेरी गुड। अगला देखो, कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RAB। कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RAB। चलो भाई, कम ऑन एवरीबॉडी, सीरीज पैरेलल पहचानने की कोशिश करनी है यार आपको। अगर सीरीज पैरेलल पहचान लोगे तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है। वैल्यूज मेरे हिसाब से नजर आ रही होंगी। अरे ये रिफ्लेक्शन कैसे मुझे को नहीं दिखता, कभी कभी ना ऊपर की तरफ रिफ्लेक्शन आ जाता है तो मैं ही नहीं देख पाता हूं कि क्या लिखा है। अब मेरे हिसाब से सारी वैल्यू क्लियर हो गई होंगी, ये रह गई। ठीक है, चलो AB कहाँ है? ये वाले टर्मिनल हैं। चलो भाई फटाफट से सॉल्व कर दो। सुमित कह रहे हैं 56/5। देखते हैं यार, बाकी लोग भी बनाओ यार। 11.2 अब डेसिमल में निकाल दिया है। चलो सुमित ने काफी फास्ट आंसर किया, बाकी लोग भी बताओ। और वैसे मुझे ऐसे ना आंसर याद थोड़ी रहता, मैं तो क्वेश्चन लेके आता हूं, तुम्हारे साथ ही निकालता हूं, मुझे आंसर्स नहीं पता रहते हैं। और देखो इसके बाद 8 बजे एनालॉग की क्लास लूंगा, उसमें आज डायोड्स में ये बताऊंगा कैसे ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट टेस्ट लगा के ये पता करते हैं कि ये ऑन है या ऑफ है। ठीक है, 8 बजे होगी वो क्लास। चलो अब देखो यहाँ पे देखते हैं। अरे लेटेस्ट नेटवर्क वेटवर्क की जरूरत ना है। देखो ये टर्मिनल कॉमन और ये भी कॉमन, तो ये जो दो रेजिस्टेंस है ना ये पैरेलल आ गए। ऐसे देखो ये टर्मिनल कॉमन और फिर ये वायर भी कॉमन, ऐसे ये दोनों भी पैरेलल आ गए। यहाँ पे एक नोड ही कॉमन है, ये आ गए सीरीज में। अब जरा कंबाइन करना चालू करो यार। 3 और 6 पैरेलल में है। 3 और 6 का पैरेलल क्या होगा भाई? 2 ओम होगा। ठीक है, R पैरेलल NR वाली टेक्निक लगा लो, ये 1। फिर 4 और 12 पैरेलल में है। 4 और 12 पैरेलल में तो इक्विवेलेंट होगा 3। फिर 1 और 5 सीरीज में है तो इक्विवेलेंट हुआ 6।
ये समझ में आया? मैं लिख भी देता हूँ, 3 पैरेलल 6 इस 2 और 4 पैरेलल 12 इस 3। अब देखो ये 3 और 6 पैरेलल में आ गए। 3 पैरेलल 6 इज इक्वल टू 2, तो वापस से 2 ओम आ जाएगा एक। वन, 2 और 2 और 10। ठीक है, अब ये दोनों सीरीज में आ गए भाई, एक ही नोड कॉमन है। 1 और 2 अगर सीरीज में आ गए तो 3 बन गया। तो अब आर इक्विवेलेंट क्या होगा? देखो इसमें तो शॉर्टकट क्या ही लगाओगे, इसमें R1 R2 बाय R1 प्लस R2 लगा लो, 11 पॉइंट। ठीक है, आंसर इज 11.2। क्लियर है? ज्योतिर्मय बेटा 4.2 नहीं आएगा, आंसर विल बी 11.2। चलो अगला देखो, फाइंड द सी इक्विवेलेंट। ठीक है, मैं वैल्यूज लिख दे रहा हूं आपके लिए, 10 10 10 10, ये सारे ही 10 है। चलो फटाफट से बना दो इसी बात पे। चलो सारे 10-10 फैरेड के हैं और टर्मिनल वही हैं लेफ्ट वाले, जल्दी बनाओ। सारे 10-10 फैरेड हैं, लिखा भी है ईच एलिमेंट इज अ 10 फैरेड कैपेसिटर। जल्दी से जल्दी बनाना है आपको, टाइम नहीं लगाना है इसके अंदर। चलो देखिए भाई कौन बना के दे रहा है मुझे। क्या आ रहा है? 57.5। देखते हैं, फैजल ने काफी तेज आंसर दिया यार। हाँ मैं समझ रहा हूं यार, ये मेरे को लग रहा है मैंने कैमरा थोड़ा सा जूम कर रखा है, इसीलिए बता रहा हूं 10-10-10 के सीरीज में। देखो ये चीज याद रखना, एन रेजिस्टेंसेस ऑफ आर इन पैरेलल, अगर आर आर वाले एन पैरेलल लगा दोगे तो आर इक्विवेलेंट होगा आर बाय एन। एन कैपेसिटेंस ऑफ सी इन सीरीज, तो सी इक्विवेलेंट होगा सी बाय एन। ठीक है, चलो देखें यार। अरे वाह, 117 120 में से भाई गजब, ये तो पैरेलल है। पैरेलल का मतलब है 30 फैरेड। ठीक है, ये भी पैरेलल है भाई, 20 फैरेड। पैरेलल में सीधे ऐड हो जाते हैं ना। अब ये सीरीज है, अभी मैंने लिखवाया अगर n कैपेसिटर सीसी वाले सीरीज में लगते हैं तो C बाय n हो जाता है। अब देखो इसका बना आपका 10/3, 3 कैपेसिटर थे ना, इधर बना आपका 20। मुझे लगता है पिछले क्वेश्चन से आपको काफी अच्छी क्लैरिटी मिल गई होगी यार अब सीरीज पैरेलल की, क्या बोलते हो? और ये है 30। अब देखो इन टर्मिनल्स के अक्रॉस निकालना है। अब ये जो तीनों है ना यार, ये तीनों आपके सीरीज में है, ये तीनों आपके सीरीज में है। ठीक है,
अब ये जो 10 और 30 सीरीज में हैं, ये कितना आ जाएगा, रेजिस्टेंस का पैरेलल वाला लगाओ 15, फिर 30/4 इन सीरीज विथ 20। अब इसमें क्या करोगे, इसमें तो नॉर्मल लगा लो यार, क्या ही करोगे। एट्टी 110 600/110। ठीक है, अब ये 10/3 के साथ पैरेलल आ जाएगा। 600/110 माने 60/11, 180 और 110 290/33। ये बन रहा है यार, क्या आ रहा है, यही बन रहा है क्या, जल्दी बताओ, यही आ रहा है क्या आप लोगों का भी भाई? 38 240 264 8 264 से 26 तो 7 कितना हुआ, 210 231 29 290, हाँ 8.78 फैरेड। बढ़िया, 8.78 फैरेड। चलो अब ये बताओ यार, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस वैल्यूज मैं फिर से लिख देता हूं आप लोगों के लिए। 3 1 1 1 3 3। ठीक है, और किस पे निकालनी है, यहां पे निकालनी है। देखो ये वाले टर्मिनल हैं 1 और 2 डबल डैश, यहां निकालो, सॉरी 1 2 डबल डैश तो वो डबल इन्वर्टेड कॉमास है, यहां निकालो 1 और 2 पे। प्रतीक मेरे भाई अगर जेन्युइनली ऐसा करके आए हो, इतना मचा के आए हो, तो एक बार ना मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करना, आई वुड लाइक टू कंडक्ट अ सेशन विद यू टू रिव्यू द एयरपोर्ट अथॉरिटी पेपर। अरविंद्रा बेटा 3 कैपेसिटर थे ना 10-10 के सीरीज में, तो देखो मैंने रूल लिखवाया तो अभी, कहां गया, ये रहा देखो, n कैपेसिटेंस ऑफ C इन सीरीज देता है C/n, तो 10-10 के 3 सीरीज में थे तो कितना आएगा 10/3। ठीक है, अभी तो लिखवाया। चलो भाई फटाफट आंसर चाहिए। अभी बेटा और एक तगड़ा इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं, आपने देखा होगा आज से ट्रेलर स्टार्ट हो गया है। अपनी तरफ से तो यार पूरी कोशिश करते हैं, स्टूडेंट कम्युनिटी जितना सपोर्ट करे सो करे। जल्दी से बना दो यार, इसमें टाइम कहां लग रहा है तुम लोगों को। चलो फटाफट बना दो इसको। अभिनव कह रहे हैं 1। हाँ सही है। देखो यहां पे क्या करो, इस स्टार को ना डेल्टा में कन्वर्ट करो। देखो ऐसे मार्क कर लिया करो, ऐसे डेल्टा बनेगा। तो मैं बोलता हूं L डेल्टा, अभी मैंने लिखवाया था आपको 3 टाइम्स L स्टार, रेजिस्टेंस वाला ही रूल यूज होता है ना, तो 3 हेनरी। अब अगर बेटा यहां पे आप इंडक्टर को देखो, ये बाहर वाले इंडक्टर हैं जो पहले से प्रेजेंट थे, अब देखो अंदर वाले कैसे आ गए, अंदर वाले भी मैं ड्रॉ करता हूं। देखो अब देखो भाई, ये दोनों पैरेलल में आएंगे, इनके 2 टर्मिनल कॉमन है,
सेम वे पैरेलल पैरेलल, और ये सारे 3-3 हेनरी के हैं, सारे के सारे। तो बेटा 3 और 3 जब पैरेलल आते हैं तो बनेगा 3/2, यानी कि 1.5। तो पैरेलली अगर कंबाइन कर दिया अब देखो यार, इस साइड पे ओपन दिखा रखा है ना, तो कोई करंट तो जाएगा नहीं। तो अगर इधर से आई करंट आता तो इधर भी आई जाता ना। तो ये दोनों आ गए आपके सीरीज में। किस में आ गए? सीरीज में। अगर ये दोनों सीरीज में आ गए, 3/2 और 3/2 सीरीज में मिलके बनेंगे 3। अब आप कहोगे सर 3/3 कैसे कर दिया? यहां पे बेटा मैंने वही रूल लगाया कि 3/2 से 2 गुना है। ये जो 3 हेनरी है 3/2 का 2 टाइम्स है, तो इसको मैंने डिवाइड कर दिया 2 + 1 से। किससे डिवाइड कर दिया? 2 + 1 से। ये बात क्लियर हो गई? अब देखो नेक्स्ट एक मैं थ्योरम आपको बताता हूं जो कि इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। That is called as source transformation. अब सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करते हैं, हम वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में बदलते हैं और करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में, जहां हमें जो कन्वीनियंट लगे। तो यहां पे क्या होता है, अगर एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स लिया जाए, एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स मैंने कैसा बताया था? वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद रेजिस्टेंस, यही होता है ना। दिस इज अ प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। आप इसको बेटा कन्वर्ट कर सकते हो एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स में, ठीक है। तो प्रैक्टिकल करंट सोर्स कैसा होगा? कुछ इस टाइप से IR। अब देखो यहां पे बात यह है कि इन दोनों में रिलेशन कैसा है सर, इन दोनों में रिलेशन कैसा है, ठीक है। प्रैक्टिकल करंट सोर्स के पैरेलल में होता है रेजिस्टेंस और वोल्टेज सोर्स के सीरीज में। रेजिस्टेंस देखो का रिलेशन कुछ ऐसा है, I is V/R और V is IR, ठीक है। दिस इज द रिलेशन। और दूसरी बात, रेजिस्टेंस रिमेन्स सेम। दूसरी बात क्या है? रेजिस्टेंस रिमेन्स सेम, ठीक है। हाँ, डायरेक्शन भी बता रहा हूं, डायरेक्शन भी बता रहा हूं। टेलीग्राम म्यूट है, मतलब हाउ टू मैसेज देयर एज इन, अरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं, मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी है अंकित गेट के नाम से, उसके थ्रू आप मुझे मैसेज भेज सकते हो, ठीक है प्रतीक। टेलीग्राम चैनल तो वन वे कम्युनिकेशन होता है। अच्छा देखो, अब इसके अंदर एक क्वेश्चन आपके माइंड में ये आएगा सर, डायरेक्शन और पोलैरिटी। तो इसमें ये पॉइंट लिखना, व्हेन अ वोल्टेज सोर्स is converted to current source, when a voltage source is converted to current source, the direction of current source should be such that current comes out
of the positive terminal of voltage source, of the positive terminal of voltage source। यानी कि देखो कुछ ऐसे करंट सोर्स ऐसा बनेगा जिसका एरो ऊपर हो, और वोल्टेज सोर्स ऐसा बनेगा कि करंट सोर्स का करंट उससे पॉजिटिव से बाहर आए। ठीक है, तो आपको दोनों में से किसी भी तरफ जाना है, आपको दोनों में से किसी भी तरफ जाना है। पोलैरिटी ऐसी ही लेनी है कि करंट पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलता ही नजर आए। देखो अभिनव ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, इसी पे मैं आने वाला था। एक पॉइंट ये लिखो, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट एप्लीकेबल, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट एप्लीकेबल if we wish to determine any parameter, if we wish to determine any parameter related to source or its resistance, related to source or its resistance। एक एग्जांपल दिखाता हूं यार। देखो मान लो ये 2 ओम है और ये लोड का एक रेजिस्टेंस है 3 ओम। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि मुझे ना इस सोर्स को ट्रांसफॉर्म करना है। इतने को मैंने एक सोर्स मान लिया, मैंने माना है। जैसे अगर वोल्टेज सोर्स के सीरीज में एक रेजिस्टेंस है ना, तो आप चाहो तो उसे एक कंप्लीट सोर्स मान सकते हो। अब देखो यहां पे क्या होता है, यहां पे बेटा अगर आप आई करंट निकालोगे, आप तो होशियार बच्चे हो, आप डायरेक्टली बता दोगे सर आई है 10/3 + 2, सीरीज में कंबाइन कर दिया भाई। अब तो ये चीजें इजी हो जाएंगी। चलो भाई मान लिया। अब ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं पावर कितनी दी वोल्टेज सोर्स ने, भाई V × I करते हो ना, तो 10 × 2 20 वाट। ठीक है, पावर ऑफ 2 ओम कितनी हो गई यार, ये हो गई 2² × 2 दैट इज 8 वाट। ठीक है, ये हो गया। अब मान लो नहीं बेटा आइडियल सोर्स में नहीं होता है, ये भी आइडियल सोर्स। देखो सुमित, है ये भी आइडियल सोर्स, लेकिन इसके साथ लगे रेजिस्टेंस को मैंने मान लिया सोर्स का ही हिस्सा। प्रैक्टिकल सोर्स कभी गिवन नहीं होगा, प्रैक्टिकल सोर्स कभी गिवन नहीं होगा। आपको क्या करना है, सोर्स के साथ जो रेजिस्टेंस लगा है उसी की मदद से प्रैक्टिकल मान लेना है। अब देखो जब आप इसका सोर्स ट्रांसफॉर्म करते तो ये 10 वोल्ट और 2 ओम, तो यहां पे आप लिखते 10/2, और ये जो 2 ओम रेजिस्टेंस होता ना, ये आप पैरेलल दिखाते। भाई प्रैक्टिकल करंट सोर्स का रेजिस्टेंस तो पैरेलल ही नजर आएगा। अब ध्यान से देखना इसमें गड़बड़ क्या है। अभी भी ये ध्यान रखना, ये जो 3 ओम है, व्हाट इज दिस इज RL। अब भाई यहां पे अगर मुझे लोड का करंट चाहिए तो मैं करंट डिवीजन लगा सकता हूं ना। मैंने तरीका बताया था शॉर्टकट, सामने वाला रेजिस्टेंस ओवर दोनों का सम। या जो एक्चुअल मेथड होता है वो कैसे होता है, रेजिस्टेंस की जगह भाई 1/R यूज कर लो। एक्चुअल तो ये मेथड होता है। तो ये कितना आया, 2 एम्पियर आएगा। अरे वाह, यहां पे भी 2 एम्पियर, यहां पे भी 2 एम्पियर। कोई दिक्कत नहीं हुई लोड साइड में, कोई दिक्कत नहीं हुई लोड साइड में। लेकिन मेरे बच्चे अगर देखो मैं यहां पे आपसे वोल्टेज पूछूं तो आप लोड का वोल्टेज क्या बताओगे, आप बोलोगे सर 2 × 3 6 वोल्ट। अब अगर आप यहां पावर निकालो करंट सोर्स की, ये तीनों पैरेलल में है भाई, तीनों के अक्रॉस V वोल्टेज होगा, तो आप क्या लिखोगे 6 × 5 30 वॉट, विच इज नॉट इक्वल टू पावर ऑफ वोल्टेज सोर्स। यहां कितनी आई थी 20 वॉट, यहां कितनी आ गई 30 वॉट। गड़बड़ हो गया, चलो कोई बात नहीं। और अगर मैं ये पूछूं इसकी पावर कितनी है यार 2 ओम की, अब देखो 2 ओम की पावर अगर निकालोगे, वोल्टेज तो इसके अक्रॉस कितनी है आपको पता ही है, 6 है ना, तो 6² दैट इज 18 वॉट। समझ रहे हो। और लोड में कितनी पावर गई होगी
2 स्क्वायर इंटू 3 12 वॉट। इधर लोड में कितनी गई होगी 2 स्क्वायर इंटू 3। अब जरा यार मेरी एक बात पे गौर करना, एक बात पे गौर करना, ठीक है, प्लीज बहुत अच्छे से सुनना इस बात को कि यार अगर आप लोड साइड देखो, ये जो आरएल था, आरएल की वैल्यूज दोनों तरफ सेम आई, करंट की, पावर की, सब सेम आया, लेकिन बेटा सोर्स की पावर या उसके साथ वाले रेजिस्टेंस की पावर तो अलग अलग आई। तो ये वाला पॉइंट लिखना, इन दिस एग्जाम्पल वी गेट सेम वैल्यू ऑफ करंट, same value of current and power for load resistance, but current and power of the source and its resistance changes, बात क्लियर हुई यहां तक? अब एक चीज सोचो, सोर्स ने 20 पैदा की, 8 रेजिस्टेंस में डिसिपेट हुई, लोड में कितनी गई 12। सोर्स ने इधर 30 पैदा की, 18 डिसिपेट हुई, कितनी पहुंची लोड में 12। तो लोड में बराबर ही पहुंच रही है। सोर्स और उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू बदल गई लेकिन उनका नेट क्या रहा, सेम। सोर्स ने 12 पैदा की, 8 हीट में कन्वर्ट हुई, 12 लोड तक पहुंची। सोर्स ने 30 पैदा की, 18 हीट में गई और बाकी 12 किस में पहुंची, लोड में। सही है, तो लोड को बराबर ही मिल रहा है लेकिन सोर्स इंटरनली कितना प्रोड्यूस कर रहा है वो बदल रहा है। अब एक जनरल रूल लिखना, गोल्डन रूल करके लिखो, गोल्डन रूल, जो कि जिंदगी भर याद रखना नेटवर्क में। इसमें लिखना, द एलिमेंट इन विच वी आर कंप्यूटिंग any parameter should never be transformed, सो में चेंज होने से लोड को कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन ध्यान ये रखना है क्वेश्चन में अगर सोर्स के बारे में पूछा है, सोर्स ही आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया तो गलत है। अभिनव मेरे भाई, मैंने तुम्हें पहले से दिया है सोर्स और लोड कौन है, आप ट्रांसफॉर्मेशन 10 और 2 पे लगा रहे हो ना। अगर 10 और 3 पे लगाते और 3 के बारे में ही पूछा होता तो गलत है। जिसके बारे में क्वेश्चन है उसको ट्रांसफॉर्म ना करें, जिसके बारे में क्वेश्चन था उसी को बदल दिया तो आंसर तो गलत आएगा ही। क्वेश्चन अगर 3 के बारे में है, आपने 10 और 2 में चेंज लाया, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन ही 2 के बारे में होता, 2 को ही चेंज कर दिया तो गलत है। समझ गए? सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में ध्यान रखना, जिन पैरामीटर पे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लग रहा है उन पे उनके वैल्यू को नहीं पूछा जाना चाहिए। ठीक है, एक पॉइंट भले ही ऐसे लिख लो, डू नॉट अप्लाई सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इफ पैरामीटर ऑफ सोर्स और इट्स रेजिस्टेंस इज आस्क्ड, if parameter of source or its resistance is asked। क्लियर है? ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का लिमिटेशन है, मेरे हिसाब से आगे आपको याद रहेगा अच्छे से। चलो तो यार आज का लेक्चर यहीं रखेंगे। कल के लेक्चर में मुझे याद दिलाना, बल्ब्स वाला कंसेप्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा कि बल्ब्स को सीरीज में जोड़ते हैं, पैरेलल में जोड़ते हैं तो क्या होता है। ठीक है, अब देखो मेरे भाई, अगर आप अंकित ESE से अनअकैडमी ज्वाइन करते हो तो 1 ईयर फीस है 27,225, 18 मंथ्स 34,650, 2 ईयर 39,600। 2 ईयर के लिए जाना पर मंथ कॉस्ट मिनिमम होता है और विदाउट इंटरेस्ट आप EMI पे भी ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टॉलमेंट में भी 12 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो, कोई इंटरेस्ट नहीं देना। आइकॉनिक के लिए जाओगे 1 ईयर फीस 45,225, 2 ईयर 66,600। 2 ईयर के लिए जाना, मल्टीपल एग्जाम क्रैक कर पाओगे और कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना, ये बात ध्यान रखना। और ये है मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल यार, यहाँ मुझे फॉलो कर लेना और यहाँ से मुझे मैसेज भी कर सकते हो। ये मेरा टेलीग्राम चैनल फॉर ऑल नोटिफिकेशन, अंकित गेट के नाम का मेरा ग्रुप है, जिसे ज्वाइन कर लो अगर डाउट आंसर करवाने हैं। और इसके अलावा मेरी फेसबुक और इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लेना, SSG IIT ये मेरा यूजर नेम है, SSG IIT। ठीक है,
सो इस चैनल को यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो बच्चों से, ताकि सबको मालूम चल जाए कि यहाँ पे फ्री इनिशिएटिव इतना तगड़ी फॉर्म में चल रहा है। ठीक है, अब कल मिलेंगे बेटा 6:15 बजे, और कल बात करेंगे सिमेट्री की, जिसमें बल्ब्स का कॉन्सेप्ट बताऊंगा और फिर सिमेट्री पे हम लोग मूव ऑन करेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी।